सोचो कि एक टीम बोर्ड पर 200 से ज्यादा रन बनाती है। एक या दो बार नहीं, बल्कि पूरे 10 अलग-अलग मौकों पर। 10 बार? मतलब सोचने वाली बात है। वही तो। और सबसे बड़ी बात, उन 10 मौकों पर वो टीम मैच हार जाती है। अगर हम T20 क्रिकेट के बेसिक मैच को देखें ना, तो ये आंकड़ा बिल्कुल नामुमकिन सा लगता है। बिल्कुल। 200 रन बनाने का मतलब ही यही है कि आपकी बैटिंग ने अपना काम एकदम शानदार तरीके से कर दिया है। सही बात है। लेकिन पंजाब किंग्स ने IPL 2026 में सिर्फ इस गणित को ही नहीं तोड़ा, बल्कि उन्होंने ये साबित कर दिया कि कैसे एक छोटा सा 10 सेकंड का स्नैपचैट वीडियो पूरे टूर्नामेंट के क्वालिफिकेशन की उम्मीदों पर अंधेरा छा सकता है। एकदम सही कहा। तो आज हम इस डीप डाइव में जिस वीडियो एनालिसिस और सोर्स मटेरियल को खंगालने वाले हैं ना, वो क्रिकेट के उस ग्रे एरिया की गहराई में जाता है जहां बैट और बॉल पीछे छूट जाते हैं और सोशल मीडिया के बैंटर, ईगो क्लैशेस और खिलाड़ियों के आपसी झगड़े मैदान के फैसलों को कंट्रोल करने लगते हैं। और इस पूरे मैच का कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर ना हम सिर्फ स्कोर कार्ड देखकर मैच का नतीजा तय कर लेते हैं, लेकिन पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच जो भी हुआ उसकी स्क्रिप्ट मैदान पर नहीं बल्कि स्मार्टफोन्स के स्क्रीन्स पर लिखी गई थी। सही बात है। ये खेल के उस इमोशनल और साइकोलॉजिकल हिस्से को सामने लाता है जिसे डेटा एनालिटिक्स अक्सर इग्नोर कर देता है। तो चलिए सीधे उस चिंगारी पर आते हैं जिसने इस पूरी आग को भड़काया। मैदान के बाहर का वो ड्रामा जिसने इस मैच को एक आम लीग गेम से एकदम पर्सनल वॉर में बदल दिया। अर्शदीप वाला मुद्दा, राइट? हाँ, वही। हम बात कर रहे हैं अर्शदीप सिंह के उस स्नैपचैट वीडियो की। वीडियो में अर्शदीप ने मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी तिलक वर्मा के डार्क स्किन कलर को टारगेट करते हुए एक बहुत ही अजीब सा कमेंट किया था। वो अंधेरे सनस्क्रीन लगाई वाला कमेंट। हाँ, और उस वक्त तिलक ने बहुत ही शांति से जवाब दिया था। उन्होंने बस इतना कहा कि भाई मैच है, मैच पर फोकस करो। एकदम काम रिएक्शन। लेकिन इंटरनेट की दुनिया में कुछ छिपता थोड़ी है। कुछ ही मिनटों में ये वीडियो वायरल हो गया और अर्शदीप को भयंकर बैकलैश का सामना करना पड़ा। बिल्कुल, लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया, वो लस्सी वाले कमेंट्स आने लगे। वही ना। और जिस सोर्स मटेरियल को हम देख रहे थे उसके अनुसार ये बहुत ही डिस्टेस्टफुल माना गया है। लेकिन मैं यहाँ एक सवाल उठाना चाहता हूँ और थोड़ा पुशबैक देना चाहता हूँ इस बात पर। हाँ, बताइए। मतलब ये बिल्कुल वैसा है जैसे दोस्तों के बीच का एक प्राइवेट और ऑफेंसिव सा मजाक गलती से नेशनल टेलीविजन पर लाइव ब्रॉडकास्ट हो जाए। क्या हम एक छोटे से स्नैपचैट जोक को जरूरत से ज्यादा एनालाइज नहीं कर रहे? देखो, मेरा मतलब है, ये लोग करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट वाले प्रोफेशनल एथलीट्स हैं जो रोज इतना दबाव झेलते हैं। तो क्या सच में 1-2 सेकंड का वीडियो एक वर्ल्ड क्लास बॉलिंग अटैक को यॉर्कर डालना भुला सकता है? मुझे थोड़ा डाइजेस्ट नहीं हो रहा है ये। आपका सवाल बहुत जायज़ है, लेकिन यहाँ हमें एलीट स्पोर्ट्स साइकोलॉजी को थोड़ा समझना होगा। बात ये नहीं है कि अर्शदीप यॉर्कर डालना भूल गए। तो फिर क्या सीन था? बात ये है कि जब आप किसी बड़े टूर्नामेंट के बीच में होते हैं तो एक एथलीट का पूरा फोकस सिर्फ एग्जीक्यूशन पर होना चाहिए। लेकिन जब वो वीडियो वायरल होता है तो अचानक से लाखों लोग आपके खिलाफ हो जाते हैं। पूरा सोशल मीडिया टूट पड़ता है उन पर। एग्जैक्टली। फ्रेंचाइज की पीआर टीम पैनिक करने लगती है, आपको डैमेज कंट्रोल के लिए कहा जाता है। ऐसे में खिलाड़ी का जो मेंटल बैंडविड्थ है ना, जो कॉग्निटिव लोड है, वो गेम प्लान से हटकर अपनी पब्लिक इमेज को बचाने में लग जाता है। अच्छा, मतलब ध्यान भटक जाता है। हाँ, और दूसरी तरफ आजकल के मॉडर्न स्पोर्ट्स में जो इनसाइडर एक्सेस का क्रेज है, ब्लॉगिंग वगैरह जो करते हैं। हाँ वही, जहाँ खिलाड़ी व्लॉगिंग के जरिए ड्रेसिंग रूम और होटल के कमरों का एक्सेस फैंस को दे रहे हैं, उसने एक तरह से प्रोफेशनल बाउंड्रीज को ही खत्म कर दिया है। जो बातें शायद बंद कमरों में दोस्तों के बीच इग्नोर कर दी जाती हैं, वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आते ही एक लेसिस्ट और कलरिस्ट कमेंट का रूप ले लेती हैं। वही तो। और सबसे बड़ी बात है कि आपने अनजाने में ही सही सामने वाली टीम के एक खिलाड़ी को ऐसा मोटिवेशन दे दिया जो शायद कोई कोच अपने किसी भी लॉकर रूम स्पीच से नहीं दे सकता था। एकदम सही पॉइंट पकड़ा आपने। जब आपकी ऐसे पब्लिक में बेइज्जती होती है ना, तो विरोधी खिलाड़ी के लिए मैच जीतना सिर्फ पॉइंट्स टेबल का चक्कर नहीं रह जाता, वो उसके ईगो और आत्मसम्मान की लड़ाई बन जाता है। और इस आत्मसम्मान की लड़ाई का नतीजा हमने सीधे मैदान पर देखा। तिलक वर्मा ने माइक पर या सोशल मीडिया पर जवाब देने के बजाय ना अपने बल्ले को हथियार बनाया।
मतलब तहलका मचा दिया। हाँ, उनकी वो एक्सप्लोसिव इनिंग्स। भाई 33 गेंदों में 76 रन और पूरे 7 गगनचुंबी छक्के। मैच की सिचुएशन देखिए, 18 बॉल्स में 51 रन चाहिए थे और विल जैक्स के साथ मिलकर तिलक ने अकेले दम पर मुंबई को जीत दिला दी। वो एक प्रॉपर मास्टर क्लास थी। लेकिन जिस चीज ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा वो था उनका सेलिब्रेशन। मैच जीतने के बाद तिलक ने वो एशिया कप वाला स्टाइल किया, अपने दोनों कान बंद कर लिए और फिर डगआउट की तरफ 4 और 5 उंगलियां दिखाई। 4 और 5 मतलब 45। वही जो रोहित शर्मा की शर्ट का नंबर है। लेकिन मैं फिर से इस पर थोड़ा पुशबैक दूंगा। क्या एक ऐसी टीम के खिलाफ जो वैसे ही टूर्नामेंट में स्ट्रगल कर रही है, इतना एग्रेसिव सेलिब्रेशन करना जरूरी था, या ये बस हीट ऑफ द मोमेंट था? देखिए, इससे सिर्फ उस पल की गर्मी कहना ना खेल की साइकोलॉजी को कम आंकना होगा। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट होता है मैन्युफैक्चर्ड डिसरिस्पेक्ट। वो क्या होता है? मतलब बाहरी अपमान को अपने फायदे के लिए फ्यूल की तरह इस्तेमाल करना। ग्रेट एथलीट्स हमेशा प्रेशर और अपमान को एक मोटिवेशन की तरह देखते हैं। तिलक वर्मा के लिए उस वक्त 18 गेंदों में 51 रन का दबाव कोई मायने नहीं रखता था, क्योंकि उनका दिमाग अब सर्वाइवल मोड में नहीं बल्कि एक रिवेंज मोड में काम कर रहा था। तो वाओ, मतलब बदला लेने की आग। बिल्कुल। और एक और एंगल है यहाँ जिसे हम कर्मा का एंगल कह सकते हैं। हाँ, हमारी सोर्स मटेरियल में भी इसका काफी जिक्र था। वो आरसीबी वाला किस्सा ना? सही पकड़ा। पंजाब किंग्स के एडमिन ने पास्ट में आरसीबी को 49 रन्स पर ऑल आउट होने पर काफी ट्रोल किया था। उनका सोशल मीडिया काफी आक्रामक रहा है। और अब जब आप दूसरों पर हंसते हैं तो कभी ना कभी वो कर्मा घूमकर आपके पास आता ही है। अब खुद उन्हें वो कर्मा भुगतना पड़ रहा है। ये तो एकदम सही बात है। लेकिन हमें पंजाब किंग्स के इस कोलैप्स को सिर्फ कर्मा या तिलक वर्मा के गुस्से तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए। मतलब तिलक की ब्रिलियंस तो अपनी जगह है ही, लेकिन पंजाब किंग्स की हार के पीछे उनकी अपनी अंदरूनी कमजोरियां और लीडरशिप फेलियर एक बहुत बड़ा कारण है। बेशक, उनके स्टैट्स इस बात के गवाह हैं। वही ना, जरा उन नंबर्स पर गौर करें जो सुनने वालों के लिए समझना बहुत जरूरी है। 6 जीतने के बाद ये उनकी लगातार 5वीं हार थी और एक नया ग्लोबल T20 रिकॉर्ड बन गया है। 200 प्लस टोटल डिफेंड करते हुए 10 बार हारने वाली पहली टीम बनी है पंजाब। 10 बार हार जाना, वो भी 200 बनाकर, ये अजीब है। हाँ, उन्होंने वेस्ट इंडीज, आरसीबी और सीएसके सबको इस मामले में पीछे छोड़ दिया है। मैं इसको एक मजाकिया एनालॉजी से समझाता हूँ। पंजाब किंग्स की स्थिति ऐसी हो गई है जैसे किसी ने एक आलीशान महल बनाया हो। महल? हाँ, मतलब बैटिंग में 200 प्लस रन बनाना महल बनाने जैसा ही है, लेकिन फिर उसकी छत में बड़े बड़े छेद छोड़ दिए। और वो छेद उनकी डेथ बॉलिंग है। एग्जैक्टली। लेकिन मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि क्या सारा ब्लेम सिर्फ श्रेयस अय्यर पर डालना फेयर है, या ये फ्रेंचाइज मैनेजमेंट की भी गलती है? क्योंकि श्रेयस का रिकॉर्ड एज अ कैप्टन देखें तो 200 प्लस टोटल डिफेंड ना कर पाने का आईपीएल रिकॉर्ड अब उनके नाम है, अब पूरे 7 बार, जो धोनी और रोहित से भी खराब है। स्टैट्स तो आयर के खिलाफ है, नो डाउट। और उनकी पिछली 4 इनिंग्स का स्कोर देखिए, 6, 7, 4 और 1, मतलब फॉर्म एकदम खराब है। देखो, क्रिकेट में लीडरशिप और बॉलिंग यूनिट का तालमेल कितना जरूरी है, ये उस मैच में दिख गया। श्रेयस अय्यर का जो खुद का फॉर्म है ना, जब एक कैप्टन ऐसे स्ट्रगल करता है तो उसकी डिसीजन मेकिंग पर असर पड़ता है। मतलब कॉन्फिडेंस गिर जाता है। हाँ, उनके फील्ड प्लेसमेंट्स देखिए काफी डिफेंसिव लग रहे थे। और टीम सिलेक्शन की बात करें तो ओमरजाई का इतना लेट इस्तेमाल करना, ये सारी चीजें मुंबई के खिलाफ एक साइकोलॉजिकल ब्लॉक बन गई थी उनके लिए। ओह, तभी। और मार्को जॉनसन की तो बात ही अलग है। उनकी ऐसी डिजास्टर्स बॉलिंग रही, 10-4 की इकोनॉमी, 65 की एवरेज और 1 ओवर में 20 से ज्यादा रन्स देना। बाटलेट के साथ मिलकर उन्होंने 7 ओवर में 108 रन्स लुटा दिए। वही ना, जब आपका स्ट्राइक बॉलर इतने रन्स दे रहा हो तो एक कैप्टन और मैनेजमेंट दोनों पर सवाल उठेंगे। इसमें अकेला कैप्टन क्या ही कर लेगा अगर एग्जीक्यूशन ऐसी हो। सच में। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट तो मुंबई इंडियंस की तरफ से आया। पंजाब किंग्स की इन सब कमजोरियों का फायदा एक ऐसी टीम ने उठाया जो खुद इस सीजन पूरी तरह से तबाह हो चुकी है और बिना अपने मेन खिलाड़ियों के खेल रही थी। एग्जैक्टली। मुंबई बिना सूर्य और बिना हार्दिक के खेली इस मैच में, और जसप्रीत बुमराह ने कैप्टनसी की। मैच के आसपास बुमराह का वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का दर्द भरा हुआ बयान जो था, उसने सबका ध्यान खींचा। वो टेस्ट कैप्टनसी वाला स्टेटमेंट। हाँ, उन्होंने कहा था, मैं नहीं सोचा था कि मुंबई इंडियंस का कैप्टन बनने से पहले मैं टेस्ट कैप्टन बनूंगा।
सुनने में ही लगता है कि उनकी मेहनत और लॉयल्टी को रिकग्नाइज ही नहीं किया गया। मुझे तो सच में उनके प्रति काफ़ी हमदर्दी फील होती है। ये उनकी फ्रस्ट्रेशन दिखाता है। बिल्कुल। और पुशबैक के रूप में मैं तो कहूँगा कि मुंबई के ओनर्स ने हार्दिक को वापस लाकर और बुमराह को ऐसे इग्नोर करके अपनी सबसे बड़ी गलती की है। लेकिन आपको क्या लगता है, आज की इस फ्रेंचाइज क्रिकेट और पीआर वाली दुनिया में हम लॉयल्टी की उम्मीद रख भी सकते हैं क्या? देखो, फ्रेंचाइज मैनेजमेंट में बिजनेस डिसीजंस अक्सर क्रिकेट डिसीजंस पर हावी हो जाते हैं और इसका इम्पैक्ट सिर्फ खिलाड़ियों पर नहीं, पूरे टीम कल्चर पर पड़ता है। वही। जब आप प्लेयर रिस्पेक्ट को साइड में रखकर सिर्फ कमर्शियल एंगल्स सोचते हैं, तो आप ना सिर्फ रोहित या हार्दिक को इफेक्ट करते हैं, बल्कि बुमराह जैसे कमिटेड खिलाड़ी के पैशन को भी धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। और ये किसी भी टीम के लिए अच्छा नहीं है। बिल्कुल नहीं है। लेकिन इन सब नेगेटिविटी के बीच एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट भी आया उस मैच में। उन दो सीएसके एजेंट्स का खेल। हाँ, शार्दुल और दीपक। वही, मतलब पूरे सीजन फॉर्म से बाहर चलने वाले शार्दुल ठाकुर अचानक आकर 4 विकेट ले जाते हैं 9.8 की इकोनॉमी से, और दीपक चाहर 2 विकेट ले लेते हैं। हमारे सोर्स मटेरियल की जो सबसे मज़ेदार कॉन्स्पिरेसी थ्योरी थी कि एमएस धोनी ने इन सीएसके एजेंट्स को कॉल किया था ताकि एमआई जीते और सीएसके के क्वालिफिकेशन का रास्ता साफ हो जाए। ये काफी लाइट हार्टेड एंगल था। फैंस को ऐसी थ्योरीज बड़ी पसंद आती है। लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो शार्दुल और दीपक दोनों ही कंडीशंस का फायदा उठाना जानते हैं। जब प्रेशर वाला मैच हो और सामने वाली टीम ऐसी मिस्टेक्स कर रही हो, तो ऐसे एक्सपीरियंस्ड बॉलर्स वही करते हैं जो उन्होंने किया। हाँ, और मजे की बात तो ये है कि इससे सीएसके का इक्वेशन काफी आसान हो गया। सही बात है। तो इस सब ड्रामा का आखिर समरी क्या निकला? पंजाब किंग्स का जो क्वालिफिकेशन सिनेरियो है वो अब पूरी तरह से अंधेरे में है। वो 13 पॉइंट्स पर अटक गए हैं, नहीं बढ़ पाएंगे, जो उन्हें प्लेऑफ्स तक ले जाने के लिए किसी भी हाल में काफी नहीं होगा। वो अब लगभग बाहर ही हैं और अब हमें देखना होगा आगे क्या होता है। सोर्स मटेरियल के हिसाब से अगला बड़ा मैच सीएसके और एलएसजी का है, जो बेसिकली ये डिसाइड करेगा कि टॉप 4 में कौन जाएगा। हाँ, वो बड़ा मैच है वो तो। बिल्कुल। और एक छोटी सी प्रेडिक्शन भी थी एनालिसिस में कि उस मैच में सीएसके के जीतने के काफ़ी चांसेस हैं और सबकी निगाहें संजू सैमसन पर रहेंगी। हाँ, भले ही सोर्स में ये थोड़ा अजीब लगे क्योंकि संजू तो वैसे राजस्थान के लिए खेलते हैं, पर ठीक है, देखते हैं वहाँ आगे का सीन बनता है। इन लीग मैचेस का तो कुछ पता नहीं होता। सही कहा। T20 क्रिकेट इज फुल ऑफ सरप्राइजेस। बिल्कुल। तो इस डीप डाइव को ख़त्म करने से पहले एक आखिरी सवाल छोड़कर जाना चाहता हूँ। आज के इस पूरे विश्लेषण से एक काफ़ी बड़ी बात निकल कर आती है। वो क्या? देखो, मॉडर्न T20 लीग्स में ना, जब मैनेजमेंट के कॉमर्शियल फैसले और खिलाड़ियों की पर्सनल ईगो आपस में टकराते हैं, तो सबसे ज़्यादा नुकसान किस चीज़ का होता है? टीम के कल्चर का। एकदम, जो बहुत मेहनत से बनता है। वही। तो जो लोग सुन रहे हैं ना, उन्हें इस बारे में ज़रूर सोचना चाहिए कि क्या आज के इस दौर में खिलाड़ियों का पर्सनल ब्रांड और उनकी जो सोशल मीडिया इमेज है, क्या वो उस टीम के लोगों से ज़्यादा बड़ी हो चुकी है जिसे वो पहनते हैं? ये सोचने वाली बात तो ज़रूर है। हाँ, क्योंकि खेल अब मैदान से ज़्यादा दिमाग और स्क्रीन्स पर खेला जा रहा है। चलिए, इस डीप डाइव में इतना ही। मिलते हैं आगे के अपडेट्स के साथ।